लेकिन हमारी मेहनत की उचित कीमत भी हमको मिले, इसके लिए लड़ाई लड़ने का काम हम लोग नहीं कर रहे हैं और इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हमारी स्थिति परिस्थिति में अभी तक कोई सुधार नहीं आया है, क्योंकि मेहनत तो हम कर रहे हैं मगर हमारी मेहनत पर मजा करने का काम, मलाई खाने का काम कोई और कर रहा है। इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है, इस बात को हम लोगों को जानने की जरूरत है, क्योंकि इस देश में हर आदमी को वोट देने का अधिकार है और सबके वोट की कीमत एक ही। आप वोट डालते हो एक ही गिना जाता है, हम वोट डालते हैं एक ही गिना जाता है, प्रधानमंत्री वोट डालेंगे तो एक ही गिना जाएगा और प्रधानमंत्री जी भी वोट डालेंगे तो एक ही गिना जाएगा, किसी का 10 नहीं गिना जाएगा, सबका एक ही गिना जाएगा। जब सबको एक ही वोट देने का अधिकार है और सबका वोट एक ही गिना जाता है तो सबके वोट की कीमत, सबके वोट की वैल्यू बराबर है और हमारी संख्या देश में ज्यादा है। सबके वोट की कीमत बराबर है और हमारी संख्या ज्यादा है। इसका मतलब अगर हम संगठित तरीके से अपने हक अधिकार के लिए वोट डालें तो हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन 75 साल में हमने इसकी कीमत को नहीं समझा। हम चाहे जाति के नाम पर, चाहे धर्म के नाम पर, चाहे पैसा लेकर, चाहे दारू पीकर, चाहे मुर्गा खाकर वोट देने का काम कर, तो हमारी समस्याओं का समाधान कौन करे? जब बिना समाधान किए ही वोट मिल रहा है, आपकी गिनती किए बगैर ही वोट मिल रहा है, आपको हिस्सा दिए बगैर ही वोट मिल रहा है, तो आपकी गिनती करने की क्या जरूरत है? आपको हिस्सा देने की क्या जरूरत है? हम लोग किसान जब मार्केट में कोई चीज खरीदने के लिए बाजार में जाता है तो क्या पूछता है? मान लो उसको मोबाइल खरीदना है तो पूछता है मोबाइल कितने में है, पूछता है। साबुन खरीदना, पूछता है इसका दाम क्या है। तेल खरीदना, इसका दाम क्या है। साइकिल खरीदना, इसका दाम क्या है। मोटरसाइकिल खरीदना, इसका दाम क्या है। इसका मतलब यह है कि दाम कौन बताता है? जो बेचता है वो दाम बताता है। वही किसान जब बाजार में सामान खरीदता है तो बेचने वाले से रेट भाव करता है और पूछता है कितने में। वही किसान जब अपनी फसल बेचता है, जो किसान मार्केट में हर चीज खरीदने के लिए बेचने वाले से भाव पूछता है, वही किसान जब अपनी फसल बेचता है तो खरीदने वाले से भाव पूछता है कि कितने में लोगे। तो आप बताओ, दोनों तरफ से आप ठगे जा रहे हो कि नहीं ठगे जा रहे? जब आप खरीदने जा रहे हो तो बेचने वाला भाव बता रहा, और जब आप बेचने जा रहे हो तो खरीदने वाला भाव बताने वाला हो गया। जब आप विक्रेता हो गए तो दूसरा क्रेता बताएगा, और जब आप खरीदने वाले हो गए तो बेचने वाला बताएगा, बेचने वाले हो गए तो खरीदने वाला बचाएगा। तो आजादी के 75 साल में किसानों को उनकी फसल की कीमत निर्धारित करने का अधिकार नहीं मिला। जब हम साबुन खरीद लिखा होता है ज्यादा, इसको इतने रुपए में बेचा जा सकता है, उतना उस पर कीमत लिखी होती है एमआरपी 10 रुपए कि ज्यादा से ज्यादा इतने में बेचा जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा जितने में बेचा जा सकता है उतने में आप खरीदते हो। चाहे आप साबुन खरीदो, चाहे तेल खरीदो, चाहे नमक खरीदो, कितने में खरीदते हो? अधिकतम से अधिकतम जितने में उसको बेचा जा सकता है उतने में आप खरीदते हो। और किसान इस बात की मांग कर रहे हैं कि हमें एमएसपी दे दे। एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका हिंदी क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। अच्छा, जब न्यूनतम है तो समर्थन कहाँ है? न्यूनतम के ऊपर कुछ दिया जाए तब समर्थन उसको बोलते हैं। ये भी सरकार इसकी भी गारंटी देने के लिए नहीं तैयार है। हम न्यूनतम
सब मांग रहे हैं, उसको देने के लिए नहीं तैयार है कि हमारी फसल आप कम से कम कितने में खरीद लोगे, उसकी गारंटी हमको दो। यही तो किसान कह रहा है। ये सरकार मानने के लिए तैयार नहीं, और वही हम लोग खरीद रहे हैं। वो अधिकतम ज्यादा से ज्यादा कितने में सामान को बेचा जाता है, उतने में हम किसान लोग खरीद रहे हैं। ये अन्याय है कि नहीं है? 50%। मगर इस अन्याय के खिलाफ कौन बोलेगा? इस अन्याय के खिलाफ कौन लड़ेगा? अकेले कोई नहीं लड़ सकता है। संगठन मजबूत होगा तो लड़ाई होगी। अकेले इस अन्याय के खिलाफ कोई समझ भी गया तो लड़ नहीं सकता। तो किसानों के साथ अन्याय है। अब किसानों का बेटा बेटी, मजदूरों का बेटा बेटी कहां पढ़ने जा रहा है? सरकारी स्कूल। और सरकारी स्कूल में जा रहा है तो क्लास कितने हैं? 5। प्राइमरी स्कूल में कितना क्लास होता है? 5। मास्टर कितने होते हैं? 2। 1 बहुत हो गए तो 3। अच्छा, जब क्लास 5 है, मास्टर 1, 2 या 3 तो अपवाद में कहीं कहीं होते, नहीं तो 1 या 2। अब उसमें से एक मास्टर को इतना कागज पत्तर का काम दे दिया कि वो लिए भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो बचा एक। अब एक मास्टर बच्चों को कंट्रोल करके बाउंड्री के अंदर रोकने में ही उसको पसीने आते हो, पढ़ाएगा क्या? बाउंड्री के अंदर रोक कर रखना पड़ेगा ना बच्चों को, बाहर न भागे, कोई शरारत न करे। तो इसका मतलब ये है कि बच्चा जाता है, खिचड़ी खाता है, वापस चला। भी कोई कह रहा था पहले आप पूछते हो मास्टर साहब ने क्या पढ़ाया, अब आप पूछते हो कि क्या बनाना है स्कूल। सच्चाई है। अब कक्षा 8 जो पास हो गए बच्चे, उनका टेस्ट कर लो। ये 10-20 बच्चों को बिठाओ और कहो अपना नाम लिख, अपनी माँ का नाम लिख, अपने बाप का नाम लिख, अपनी दादी का नाम लिख, अपने बाबा का नाम लिख। ऐसा 5 नाम लिखवा लो। 90% गारंटी से लिख नहीं पाएंगे, फेल हो जाएंगे। सही लिख नहीं पाएंगे, फेल हो जाएंगे। अब एक पढ़ाइए, दूसरा फिर गांव में छोटा मोटा नर्सरी वाला स्कूल है, उसमें कुछ जो जागरूक टाइप के लोग हैं वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला, यहाँ भेज। फिर जिले में टॉप क्लास के 2-4 स्कूल हैं जिसकी बसें गांव तक आती हैं, तो जो और थोड़ा पैसे में सक्षम है वो अपने बच्चे को बस का किराया देता है, महंगी फीस देता है। पहले हम लोग पढ़ते थे कि एक किताब से आधा गांव पढ़ लेता था। पहले से ही बुक हो जाता था कि भाई आपका लड़का आपकी कक्षा 8 से कक्षा 9 में जा रहा, किताब हमें दे देना, हमारा 8 में जा रहा है। ऐसा होता था कि नहीं होता? अब हर साल किताबें बदल रही है। अब हर साल किताबें अगर बदल रही हैं तो प्राइवेट स्कूल में कौन पढ़ा पा रहा है? जिसके पास अच्छा खासा पैसा है वही अच्छे स्कूल में पढ़ा पा रहा, हर आदमी नहीं पढ़ा रहा। तो तीसरा मामला। अब चौथा मामला यह है कि जो बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े स्कूल, वहां जब आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए जाओगे, प्रिंसिपल पूछेगा क्या करते? आपने कह दिया हम किसान, एडमिशन नहीं कर पाए। आप कहोगे हम पूरी फीस जमा करें, तो कहेगा फीस का मामला नहीं है, यहाँ बड़े नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं, बड़े अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं, स्टेटस मैच नहीं हो पाता। फीस तो आप दे दोगे किसी तरीके से, मगर स्टेटस मैच नहीं करेगा। इसलिए किसान मजदूर के बच्चे का एडमिशन हमारे स्कूल में नहीं होता। अब इतने प्रकार के स्कूल हो गए, अब इतने प्रकार के स्कूल है, तो क्या परीक्षा भी इतने प्रकार की होगी? कि मान लो IAS बनाना है, तो जो प्राइमरी में पढ़कर गया गांव वाले में, उसके लिए आसान सवाल पूछा जाए। जो छोटे मोटे नर्सरी में गया उससे थोड़ा और कठिन सवाल पूछा जाए। जो और उसमें गया उससे थोड़ा और कठिन सवाल पूछा जाए। तो इस प्रकार से क्या अलग अलग पूछा जाएगा?
अलग अलग नहीं पूछा जाएगा, एक जैसा ही पूछा जाएगा। और जब एक जैसा पूछा जाएगा तो ये मुकाबला कैसे होगा सबका? एक प्राइमरी वाला है, एक नर्सरी वाला है, एक जिले के टॉप क्लास के स्कूल वाला है और एक लखनऊ दिल्ली के टॉप क्लास के स्कूल वाला है। तो ये मुकाबला कैसे होगा? बराबरी कैसे होगी? परीक्षा सबकी एक होगी, पढ़ाई सबकी अलग अलग, पढ़ाई अलग अलग और परीक्षा एक। ये अन्याय है कि नहीं है? या तो पढ़ाई एक जैसी करो तब परीक्षा एक जैसी लो। जब पढ़ाई अलग अलग है तो परीक्षा एक जैसी कैसे लो? मगर ऐसे ही हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे हमारे बच्चे बाहर हो जा रहे हैं, सिस्टम के बाहर हो जा रहे हैं, व्यवस्था के बाहर हो जा रहे हैं। और फिर वो लोग क्या कर रहे हैं? हम ही लोग। क्यों? क्योंकि मेरे पे ही सारी सुविधा है तो मैं ही अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता हूँ, तो मेरा बच्चा ही योग्य बनेगा। आपका कैसे बनेगा? तो मैं ही योग्य हूँ। इतनी बड़ी साजिश चल रही। पहले प्राइमरी ही हो, सब उसी में पढ़ते, सबके बच्चे उसी में, तब पढ़ाई होती। अब नहीं होती क्योंकि अब गरीबों के बच्चे पढ़ते, सबके बच्चे नहीं पढ़ते हैं, इसलिए अब पढ़ाई नहीं होती। तब साधन संसाधन नहीं था, घर से हम लोग लेके जाते थे कागपत्ती बैठने के लिए। स्कूलों में बिल्डिंग नहीं होती थी, पेड़ के नीचे मास्टर पढ़ाते थे। तब सुविधा नहीं थी, तब पढ़ाई थी। और अब खाना भी मिल रहा है, ड्रेस भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, बस पढ़ाई छोड़कर बाकी सब कुछ मिल रहा है। अब ये किसकी जड़ में गर्म पानी डाला जा रहा है? हम ही लोगों के जड़ में गर्म पानी डाला जा रहा है, मगर हम लोग इसको समझ नहीं पा रहे या समझ कर कुछ कर नहीं पा रहे। तो इन सब बातों को हमको समझने की जरूरत है। अब एक और, अब हर चीज प्राइवेट किया जा रहा है। अब यहां जितने लोग बैठे सबकी ये इच्छा होगी, जिसकी उम्र है नौकरी पाने की, कि हमको सरकारी नौकरी मिल जाए। और जिसकी उम्र निकल गई वो क्या सोचता है कि हमारे बेटा बेटी को सरकारी नौकरी मिल जाए। अब सवाल ये आकर खड़ा हो गया है कि जब कुछ सरकारी बचेगा तब सरकारी नौकरी बचेगी, और जब सरकारी नौकरी बचेगी तब आपके बेटा बेटी को सरकारी नौकरी मिलेगी। जब सरकारी बचेगी नहीं तो सरकारी नौकरी मिलेगी कैसे? अब एक एक चीज बेची जा रही है। 14 में मोदी जी ने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, अब कह रहे हैं देश नहीं बचने दूंगा। तो बोल के नहीं कह रहे हैं, बोल के कह देंगे तो आप जान जाओगे ऐसा कह रहे हैं तो वोट नहीं दोगे। तो मन ही मन कह रहे हैं, बोल वही रहे हैं, लेकिन एक एक चीज तुरंत तुरंत बेची जा रही है। अब जब सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो सरकारी नौकरी कहाँ बचेगी? सरकारी नौकरी नहीं बचेगी तो सरकारी नौकरी कैसे लगेगी? अच्छा, फिर आरक्षण की लड़ाई। आरक्षण कहाँ है? जो जो चीज सरकारी है वही वही आरक्षण है। ओबीसी को तो पूरा आरक्षण मिला ही नहीं आज तक। ओबीसी की संख्या 52% है। कब? जब 1931 में जनगणना हुई थी अंग्रेजों के समय में, तब। आज अगर जनगणना हो जाए तो 60% से ज्यादा ओबीसी समाज है हम लोग, मगर हमको आरक्षण कितना मिला? 27%। और वो भी आज तक लागू नहीं हुआ। अब उत्तर प्रदेश की बात कर लो, अभी 69,000 शिक्षक भर्ती, उसमें ओबीसी का हिस्सा सब खा गया, मतलब 27 भी नहीं दे रहे हैं। अभी पंचायत अधिकारी की भर्ती आई, ग्राम पंचायत अधिकारी की। अब ओबीसी को आरक्षण है 27% और रिजर्व कितना किया ओबीसी के लिए? 9.5%। तो जो है हमारा, हमको मिलना चाहिए 52, लेकिन 27 भी नहीं दे रहे। और जब सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो आरक्षण कहाँ है? सरकारी जगह पर।
जब सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो आरक्षण कहाँ रहेगा? जब सरकारी ही नहीं बचेगा तो आरक्षण कहाँ रहेगा? अब सरकार चलाने वाले कितना चालाकी से काम कर रहे हैं। अगर वो कहे थे कि हम आरक्षण खत्म कर रहे हैं तभी देश में बवाल हो जाए, लोग सड़क पर आ जाए। अगर वो कहे थे कि हम आरक्षण खत्म कर रहे हैं तो कितना चालाकी से काम कर रहे हैं, वो निजीकरण कर रहे हैं, बेच रहे हैं एक चीज, जो बोल नहीं रहे हम आरक्षण खत्म कर रहे हैं। तो हमको क्या लग रहा है? निजीकरण हो रहा, निजीकरण हो रहा। अब निजीकरण में हमारा जो आरक्षण है वो जीरो हो गया। ये हम समझ ही नहीं पा रहे, हमारा आरक्षण जीरो हो गया। अच्छा, अब आरक्षण क्यों दे दिया गया? संविधान निर्माताओं ने क्यों दिया? इसलिए दिया कि भाई इस देश के अंदर हजारों साल से जो व्यवस्था बनाई गई उसमें किसी को अछूत बनाया गया, किसी को शूद्र बनाया गया, हजारों साल से पीछे किया गया। अगर आज हम लोग बैकवर्ड हैं, पिछड़ा हुआ कहा जाता है, तो अपने आप पिछड़ गए क्या? हमसे ज्यादा मेहनत तो कोई नहीं करता, हमसे ज्यादा काम कोई नहीं करता है, तो हम पीछे कैसे हो जाएंगे इतना मेहनत करने में? इसका मतलब हमको पिछाड़ा गया। एकलव्य की कहानी सुना होगा आप लोगों ने। एकलव्य जब गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और गुरु द्रोणाचार्य को कहा कि गुरुजी हम धनुर्विद्या सीखना चाहते, तो गुरुजी ने कहा तुम्हारा कुल क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है? और जब एकलव्य ने बताया कि हम इस कुल इस गोत्र के हैं, कहा तुम्हारे लिए धनुर्विद्या नहीं। अब एकलव्य का इरादा बहुत पक्का था कि हमें धनुर्धर बनना ही बनना है, तो उन्होंने खुद ही अभ्यास किया। और ऐसा कहा जाता है कि आप अगर किसी चीज का बार बार अभ्यास करो तो आप उसमें बहुत ज्यादा योग्य बन जाते हैं। एकलव्य भी अपने दम पर अभ्यास करके दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर बने। अर्जुन ने देखा और द्रोणाचार्य को कहा, आप गुरुजी आपने हमें नहीं सिखाई ये विद्या जो इसको आती है। इसने कुत्ता भौंक रहा था, ऐसा तीर मारा कि कुत्ता चुप भी हो गया और कुत्ते के मुंह से एक बूंद भी खून नहीं निकला। इतना योग्य धनुर्धर, इतनी विद्या तो हमें आती ही नहीं। अब द्रोणाचार्य मन ही मन सोचने लगे कि ये तो मुझे भी नहीं आती है, तो मैं तुमको कैसे सिखाता, ये तो मुझे भी नहीं आती है। तो द्रोणाचार्य गए एकलव्य को मिलने के लिए और कहा कि तुमने हमें गुरु माना तो गुरु दक्षिणा नहीं। तो गुरु दक्षिणा में दाहिने हाथ का अंगूठा एकलव्य का कटवा लिया। अच्छा, आप बताओ, मुझे तो नहीं पता, उसमें लिखा भी नहीं कि द्रोणाचार्य मांसाहारी थे कि शाकाहारी थे। लेकिन अगर मान लो मांसाहारी भी थे तो एक अंगूठा खाने से तो पेट नहीं भरे। इसका मतलब है खाने के लिए तो द्रोणाचार्य ने अंगूठा नहीं मांगा एकलव्य, तो खाने के अलावा और क्या यूज हो सकता है अंगूठे का? और कोई यूज तो हो नहीं सकता है। खाने के लिए नहीं मांगा तो किस बात के लिए मांगा? इस बात के लिए मांगा कि ये एकलव्य इस समाज में इतना बड़ा धनुर्धर हो गया, अगर ऐसे हजारों लाखों एकलव्य पैदा कर दे फिर हमारा क्या होगा? जो हम कह रहे हैं नहीं, इनके लिए धनुर्विद्या नहीं है, इनके लिए शस्त्र उठाना वर्जित है, इनके लिए पढ़ना वर्जित है, लेकिन कोई मानेगा? ये तो एक पैदा हो गया, ये तो लाखों पैदा कर दे। तो लाखों पैदा ना कर सके इसलिए हम तो पिछाड़ा गया। तो आज भी तो ऐसा किया जाता है। आपका बच्चा इतनी बुरी स्थिति में पढ़ लिख कर बड़ी मेहनत से, भाई इस परिस्थिति में गांव के परिवेश से जो निकलता है, आईएएस का इंटरव्यू पास करता है, आईएएस का प्री पास करता है, मेन पास करता, तब इंटरव्यू में पहुंचता है ना। आसान बात है गांव के परिवेश से निकलकर पहुंचना। और वहां पहुंचा तो इंटरव्यू में बैठा आदमी बाहर तो अंगूठा काट लिया। यही तो अंगूठा काटना है। तो ये हो रहा है। अब ये अंगूठा काटना नहीं, हमारे जो योग्य थे 69,000 शिक्षक भर्ती में, उनको नहीं लिया और दूसरों को ले। अब ये अंगूठा काटना नहीं है, हमारे 27% ने दिया, 9.5%।
तो जो संविधान बनाने वाले लोग थे बाबा साहब अम्बेडकर, इसकी लड़ाई लड़ रहे थे, तो संविधान निर्माताओं को यह बात समझाया गया कि देखो भाई, इनको हजारों साल से योजना बनाकर, प्लान बनाकर पीछे किया गया। अब हजारों साल से अगर इनको पढ़ने लिखने से रोका गया, धन संपत्ति रखने से रोका गया, बोलने सुनने से रोका गया, कुर्सी पर बैठने से रोका गया, इनको कुछ विशेष अधिकार नहीं दोगे तो जिनके पूर्वजों ने रोका उनके बच्चे भी इनको आगे आने नहीं देंगे। तो इसलिए इनको अधिकार दो, इसलिए अधिकार दिया गया। लेकिन वो अधिकार हमको कहाँ मिले? यही बात तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान अच्छा साबित नहीं होगा। और इसीलिए हम लोगों के जो अधिकार, बताइए 75 साल में हमारी गिनती नहीं हो पाई। अब गिनती नहीं हो पाए तो अपनी ताकत ही नहीं समझ पा रहा। जैसे हाथी देखा है आप, तो हाथी को आंख आगे हो तो उसको अपनी शरीर दिखती है क्या? हाथी अगर शरीर दिख जाए तो जो ऐसे दुबला पतला टिलटिला जो वो होता महावत हाथी का, जो हाथी को नचाता रहता है इधर से उधर, अगर हाथी को अपनी शरीर दिख जाए तो महावत उसको कंट्रोल कर पाएगा? तो ऐसे जो ओबीसी समाज है, अगर इसकी गिनती हो जाए और इसको पता चल जाए कि अरे हम खुद ही 60% हैं, तो ये 3.5% वाला इसको कंट्रोल कर पाएगा? क्यों कर रहा है 3.5? क्योंकि हम हाथी की तरीके से आगे तो देख रहे हैं, हमारी क्या ताकत है ये हम समझ नहीं पा रहे हैं, ये हम जान नहीं पा रहे हैं, और इसकी वजह से हम अपनी लड़ाई को लड़ नहीं पा रहे। अच्छा, अब गिनती नहीं हो रही तो नुकसान क्या हो? अभी जैसे नारा लगाया जा रहा सबका साथ सबका विकास, अब सबका साथ सबका विकास नारा है, लेकिन विकास होगा कैसे? विकास तो तब होगा जब सबकी गिनती हो। गिनती होगी तो ये पता चलेगा कि कितने ओबीसी के लोग कच्चे मकान में रहते हैं, कितने ओबीसी के लोग पक्के मकान में रहते हैं, कितने ओबीसी के पास मकान ही नहीं है, कितने ओबीसी के लोगों के पास में जमीन है, कितने के पास जमीन नहीं है, कितने के पास इतनी जमीन है कि उससे वो जीवन यापन कर सकते हैं, कितने के पास इतनी कम जमीन है वो जीवन यापन नहीं कर सकते, कितने प्राइवेट नौकरी में है, कितने सरकारी नौकरी में है, कितने व्यवसाय करते हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने हाई स्कूल पास बेरोजगार हैं, कितने इंटर पास बेरोजगार हैं, कितने बीए पास बेरोजगार हैं, कितने बीएससी पास बेरोजगार हैं। ये जब सब सरकार के पास जाएगा तब सरकार कोई योजना बना करके हमारा विकास कर सकती है। मगर ये डाटा ही सरकार कलेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अगर सरकार ये डाटा ही नहीं कलेक्ट कर रही है तो हमारा विकास कैसे होगा? विकास के लिए योजना कैसे बनेगी? इसलिए हमारे विकास के लिए कोई योजना नहीं है, कोई बजट नहीं है, हमारे लिए योजना नहीं है, हमारे लिए बजट नहीं, तो हमारे लिए क्या है? नारा है सबका साथ सबका विकास। अच्छा, जब नारा सुनकर ही हम खुश हो जाते हैं तो योजना बनाने की क्या जरूरत है? बजट देने की क्या जरूरत है? गांव में प्रधान के पास अगर बजट ना हो, गांव का विकास होगा? तो अगर ओबीसी के लिए बजट नहीं दिया सरकार ने तो ओबीसी का विकास कैसे होगा? अकेले उत्तर प्रदेश में 6 लाख ओबीसी के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति रुकी पड़ी है, वजीफा रुका पड़ा है। क्यों रुका पड़ा? बजट नहीं दिया सरकार। इतने लाख करोड़ है सरकार के पास, मगर ओबीसी को वजीफा देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं। और वोट सबसे ज्यादा कौन दे रहा है? ओबीसी दे रहा है। मगर ओबीसी के बच्चों को वजीफा नहीं मिलेगा, ओबीसी के बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, ओबीसी की गिनती नहीं होगी, ओबीसी को आरक्षण नहीं। किसानों को कहा तुम्हारी आय 2 गुनी हो जाएगी, तो किसानों की इनकम छोड़कर बाकी हर चीज 2 गुनी हो गई। पेस्टिसाइड 2 गुना, खाद 2 गुना, डीजल 2 गुना, पेट्रोल 2 गुना, गैस सिलेंडर 2 गुना, ये सब 2 गुना हो गया। खाली किसानों की इनकम छोड़कर बाकी हर चीज 2 गुनी हो गई। तो हमको सोचना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि हमें अपने हक अधिकार की लड़ाई को मजबूत करना है, क्योंकि नहीं करेंगे तो आने वाला समय और भी मुश्किल है। प्राइमरी में तो खिचड़ी खिला ही रहे, मान लो डॉक्टर बनाना तो कोटा भेजना पड़ेगा ना तैयारी के लिए।
तो कोटा जिसके पास लाखों रुपया है वही तो पढ़ा सकता है अपने बच्चे को, जिसके पास लाखों रुपया में कोटा दिल्ली भेजकर नहीं पढ़ा सकता, कोचिंग नहीं करवा सकता। तो ये सारी बातें हम लोगों को समझने की जरूरत है। लेकिन हम लोग क्या कह दिया, विकास करेंगे, हम लोग खुश हो गए, विकास हो जाएगा। पता ही नहीं हमारा विकास कैसे। जैसे मान लो आपको पीला करना है तो पीला करने के लिए हल्दी लगाना पड़ता है, लेकिन अगर ऐसे हल्दी दिखा दे और देखकर ही आप पीले पड़ जाओ तो हल्दी लगाने की कोई जरूरत है? तो अपने लोग तो हल्दी देखकर ही पीले होने वाले लोग हैं, इसलिए इनको हल्दी लगाना नहीं पड़ता है। कह दिया विकास करेंगे, मान लिया विकास होगा, खत्म हो गया। तो ये सारे मुद्दे हमारे हैं, मगर इन मुद्दों की चर्चा करने के लिए हमारे पास समय नहीं, क्योंकि टीवी वाले इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करते। टीवी वाले किस पर चर्चा करते हैं? कभी 370 पर चर्चा करते हैं, कभी 3 तलाक पर चर्चा करते हैं, कभी हिजाब पर चर्चा करते हैं। और अभी एक पाकिस्तान से आ गई है 4 बच्चे लेकर, वो उसकी दिन रात चर्चा हो रही है। एक हरियाणा से चली गई उधर, उसकी चर्चा हो रही है। अच्छा, इससे हमारी किसी समस्या का समाधान होने वाला है? अब 370 कश्मीर से जुड़ा मामला है, यहाँ कासगंज के लोगों को कोई फायदा नुकसान नहीं है। 3 तलाक मुसलमानों से जुड़ा हुआ मामला है, हमको आपको कोई फायदा नुकसान नहीं है उससे। हिजाब मुस्लिम महिलाओं को पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, मुसलमानों के फायदा नुकसान का मामला हमारा आपका कोई मतलब नहीं है। तो हम आपको क्यों खुश किया जा रहा है? क्योंकि हिंदू मुसलमान के नाम पर मुसलमान को हम टाइट कर रहे हैं, इसके नाम पर आपको खुश करके आपका वोट लिया जा रहा है। आपका वोट आपको कोई अधिकार देकर नहीं लिया जा रहा है, आपका वोट ये दिखाकर लिया जा रहा है, देखो मुसलमानों के खिलाफ हम कितना कर रहे हैं। 2 सब हिंदू मिलकर हम मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं। तो इससे हमारे बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी, इससे हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाएगा, इससे हमारी फसल की कीमत मिल जाएगी, इससे हमारा आरक्षण मिल जाएगा। इससे तो हमारा कुछ नहीं होगा, और हमारा कुछ नहीं होगा तो हमारा कुछ भी विकास नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को तय करने की जरूरत है कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई से हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं है। 75 साल से मुसलमान और हम लोग लड़ रहे, ना हमारा फायदा हुआ ना मुसलमान का फायदा। एक ही मुसलमानों की पार्टी ने दिल्ली की सरकार बनाई, केंद्र सरकार बनाई 75। तो हमारी किसी पार्टी ने बनाई? किसी यादव की पार्टी, किसी मौर्य की पार्टी, किसी बघेल की पार्टी, किसी पाल की पार्टी, किसी जाटों की पार्टी, किसी ने दिल्ली में सरकार बनाई 5 साल के लिए? मुसलमान और हम लड़ रहे हैं, एक को तो बनाना चाहिए था, जो जीतता उसको बनाना चाहिए था। चाहे हम बना लेते, चाहे मुसलमान बना लेते, लेकिन ना हम बना पाए ना मुसलमान बना पाए। जहाँ से कानून बनता है वहाँ आज तक ना हम कब्जा कर पाए ना मुसलमान कब्जा कर पाए। जहाँ से कानून पर अमल होता है 80% के लगभग क्लास 1 क्लास 2 की नौकरियों पर ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोगों का कब्जा, ना हम है ना मुसलमान। जहाँ से न्याय मिलता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वहाँ ना हम है ना मुसलमान है। और जो मीडिया है वहाँ ना हम है ना मुसलमान है। तो हमारी मुसलमान की किस बात की लड़ाई? तो लड़ाई इससे हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं। हमारा फायदा तब होगा जब हम अपने बच्चों की शिक्षा के लिए लड़ेंगे, अपने बच्चों के रोजगार के लिए लड़ेंगे, अपने आरक्षण के लिए लड़ेंगे, अपने फसल की कीमत की गारंटी के लिए लड़ेंगे, तब हमारा फायदा है। बाकी से हमारा फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए इस लड़ाई को मजबूत करने की जरूरत है। सबकी गिनती होनी चाहिए और जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा सभी क्षेत्र में मिलना चाहिए। हम लोग किसी के विरोधी नहीं, सबकी गिनती करो, न्याय के समर्थक है, इंसाफ के समर्थक है। जिसकी जितनी संख्या उसको उतना हिस्सा लागू। यही इंसाफ है, यही न्याय है। अगर ओबीसी 60% है तो 60% ओबीसी को मिलना चाहिए। मगर बच्चा भी अगर रोए ना तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। बच्चा से माँ बहुत प्रेम करती है, मगर फिर भी बच्चे को रोना पड़ता है, तब माँ को बच्चे की याद आती है।
सरकार चलाने वाले लोग इतना प्रेम हमसे नहीं करते जितना माँ बच्चे से करते हैं। तो हमें रोना ही नहीं, चिल्लाना भी पड़ेगा, इसके लिए सड़क पर भी उतरना पड़ेगा, आंदोलन भी करना पड़ेगा। तो इस आंदोलन की तैयारी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से पूरे देश भर में हम लोग कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को इससे सूचना देने के लिए आए हैं कि आने वाले समय में इन बातों को लेकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा, तो उसमें आप लोगों को साथ सहयोग करना है। और आज की तारीख में संविधान को साइड में रखकर काम किया जा रहा है, ईवीएम से वोट लूटा जा रहा है, लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। तो ये सब बात लोगों को पता नहीं है, तो गांव-गांव बैठकर आप लोगों को भी बताना चाहिए, क्योंकि हम परिवार को अपना समझते हैं तो परिवार चलाने के लिए काम करते हैं। तो देश किसका? अरे परिवार हमारा है तो परिवार चलाने के लिए 24 घंटे काम करते हैं। तो देश भी हमारा है तो कुछ घंटे देश चलाने के लिए भी तो काम करना पड़ेगा। और हम क्या कर रहे हैं? हम केवल परिवार चलाने के लिए काम कर रहे हैं। तो कुछ लोग हमें मूर्ख बनाकर देश चला रहे हैं, क्योंकि वो जान गए ये तो मेहनत कर रहे हैं, परिवार चलाने में बिजी है, वो और महंगाई बढ़ा रहे हैं, और बिजी हो जाओ परिवार चलाने, ताकि देश चलाने के बारे में सोचो ही मत। पढ़ाई लिखाई चौपट हो जाएगी, अकल ही नहीं रहेगी, तो देश चलाने के बारे में कुछ सोचोगे? हमारे पूर्वजों ने क्या कहा? हमें शासन करके जमात बनना है, राष्ट्रपालों का उल्लेख करना। जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, शोषितों ने ललकारा है 90 भाग हमारा। तो हमारे पूर्वज तो राजपाट के हक हिस्से की बात कर रहे हैं, और हम देश चलाने की नहीं सोच रहे हैं, केवल परिवार चलाने की सोच रहे हैं। तो देश की स्थिति खराब होगी तो परिवार कैसे चलेगा? अगर नीति बनाने वाले लोग गलत बैठ जाएंगे तो आप परिवार कैसे चला पाएंगे? इसलिए नहीं चला पा रहे, परेशान है। और हमारे पूर्वज जब इस देश को चलाते तो आप चंद्रगुप्त मौर्य के समय का नक्शा उठाकर देखो, था अफगानिस्तान तक भारत की नहीं थी। तो हमारे पूर्वजों ने तो अखंड भारत बनाया, हमारे पूर्वजों ने भारत को विश्व गुरु बनाया, हमारे पूर्वजों ने भारत को सोने की चिड़िया बनाया। आज 100 यूनिवर्सिटी की लिस्ट बनती है, एक भी शामिल नहीं। 200 की लिस्ट बनती है, भारत की एक भी शामिल नहीं। 300 की लिस्ट बनती है, भारत की एक भी शामिल नहीं। और उस समय दुनिया के लोग भारत में पढ़ने के लिए इतना पतन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आप तो परिवार ही चलाने में व्यस्त हो गए और देश कोई दूसरा चला रहा है, तो देश का सत्यानाश हो रहा है। इसलिए परिवार भी चलाना है और देश भी चलाना है, दोनों पर निगाह रखनी पड़ेगी। एक निगाह परिवार पर, एक निगाह देश पर अगर ऐसा रखेंगे तो भारत को फिर से विश्व गुरु बनाया जा सकता है, फिर से सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है, फिर से अखंड भारत बनाया जा सकता है, और इस देश में सबके साथ इंसाफ किया जा सकता है, न्याय स्थापित किया जा सकता है, सबको सबका हक अधिकार हिस्सा मिल सकता है और सब लोग सुखी रह सकते हैं। तो इस प्रकार का काम करने की जरूरत है, इसके लिए लोगों को तैयार करने की जरूरत है और मिलजुल कर इसके लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है। इस मौके पर मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ। आप सभी लोग हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारा स्वागत और समर्थन किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।